पंजाब सहित उत्तर भारत के राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। भगवंत मान सरकार ने पंजाब को आपदा प्रभावित राज्य घोषित किया। प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं सीएम और राज्यपाल। हरियाणा सरकार ने बाढ़ से जूझ रहे पंजाब व जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का किया ऐलान। हरियाणा सीएम ने कहा, आपदा की घड़ी में पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए हैं तैयार। और मोहाली के जैव संस्थान ब्रिक नबी में बायो E3 कॉन्क्लेव का शुभारंभ। विभाग के सचिव प्रियांक भारती ने कहा, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पंजाब में है अपार संभावनाएं। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। पंजाब पिछले कई दशकों की सबसे भीषण बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य सरकार ने सभी 23 जिलों को बाढ़ प्रभावित घोषित कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए नाव में बैठकर फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान लोगों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिया। मुख्यमंत्री ने गांव गट्टी राजोके का जायजा लिया। बाढ़ के कारण पककर तैयार हुई फसलों को भारी नुकसान हुआ है और किसानों को कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बरसाती पानी की मार झेल रहे फिरोजपुर के लोगों के साथ मुलाकात की। उन्होंने हुसैनीवाला बॉर्डर के साथ लगते इलाकों का जायजा लिया। उन्होंने गांव गट्टी राजोको में आम लोगों के साथ मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने सतलुज दरिया के साथ लगते गांवों का दौरा किश्ती पर सवार होकर किया। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने चल रहे राहत और बचाव कार्यों की प्रगति का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने राज्य की स्थिति पर कहा कि जब देश में संकट था तो पंजाब हमेशा देश के साथ खड़ा रहा है। आज पंजाब में संकट है तो इसलिए उन्हें उम्मीद है कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ा रहेगा। संकट में तो मुझे उम्मीद है कि पूरा देश पंजाब के साथ खड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन भी आया था, उन्होंने हालचाल पूछा। होम मिनिस्टर साहब का भी फोन आया था, उन्होंने भी हालचाल पूछा। और अभी मुआवजा तो जब थोड़ा पानी कम होगा, नुकसान का पता चलेगा, फिर ही मांग सकते हैं। अभी तो नुकसान चल रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने फोन पर राज्य के लोगों का हालचाल पूछा है। इस दौरान उन्होंने बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे लोगों को हर संभव सहायता देने का भरोसा भी दिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की और उनको राहत सामग्री निष्पक्ष और तेजी के साथ वितरित को यकीनी बनाने के निर्देश दिए। बाद में उन्होंने सतलुज दरिया के कंडों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बाढ़ जैसी स्थिति के कारणों का पता लगाने और भविष्य में ऐसा संकट न आए इसके लिए सटीक रणनीति बनाने की हिदायत दी। पंजाब के राज्यपाल व यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया आज लगातार दूसरे दिन पंजाब के दौरे पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा ले रहे हैं। बीती रात भी मौजूदा स्थिति को देखते हुए राज्यपाल ने अजनाला में बने राहत कैंपों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अजनाला के गांव चमियारी में पशुओं के लिए बनाए गए राहत कैंप का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मेरी 40 साल की राजनीति में पहली बार मैं देख रहा हूं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में पशुओं के लिए भी कैंप बना रखे हैं। ये एक अच्छा प्रयास है। राज्यपाल ने बीते दिन फिरोजपुर और तरनतारन के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के दौरे के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों से बैठक की और प्रभावित लोगों को जल्द मदद पहुंचाने के निर्देश दिए थे। लोगों को और उनकी समस्याओं को, और वहाँ जो हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, आर्मी की तरफ से, PSF की तरफ से, हमारी यहाँ की जो NDRF है उसके द्वारा किस प्रकार का सहायता लोगों को कर रहे हैं, कैसे लोगों को बचाया है, अभी कितने लोग और परेशानी में हैं, उनके जानवर बचे कि नहीं बचे, वो देखने के लिए आया था। वैसे तो मैं 40 साल से राजनीति में काम करता हूँ, पर मैंने पशुओं को किसी कैंप में ला करके उनको सुरक्षित रखने का ये पहला प्रयोग मैंने यहाँ देखा है। तो प्रशासन ने जितनी व्यवस्था हो सकती है, दवाइयों से लेकर के खाने पीने की सामग्री से लेकर के, कोशिश की है कि जितनी उनकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए।
आज भी पंजाब के कई जिलों में मूसलाधार बारिश जारी है। मौसम विभाग की ओर से कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब तक पंजाब के 1400 गांव बाढ़ का सामना कर रहे हैं, जिससे 3 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 30 लोग जान गंवा चुके हैं और कई लोग लापता हैं। एनडीआरएफ की कई टीमें प्रदेश भर में सेना और प्रशासन के साथ मिलकर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटी हुई हैं। इन टीमों ने अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि प्रदेश भर में 174 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। बाढ़ से 1,48,590 हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा है। वहीं उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश से हाल बेहाल है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या फिर जम्मू कश्मीर में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। दिल्ली में भी बारिश का असर साफ देखा जा सकता है। यमुना का जलस्तर बढ़ गया है और खतरे के निशान के ऊपर चला गया है। पंजाब के 8 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है और राज्य में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। इस कारण पंजाब और चंडीगढ़ में आज भी सभी स्कूल बंद रहे। बाढ़ से प्रभावित पंजाब के लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए राज्य के सभी आईपीएस अधिकारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 दिन का वेतन देने का संकल्प लिया है। साथ ही चंडीगढ़ में 9 पार्षदों व मेयर हरप्रीत कौर बबला ने भी 1 महीने का वेतन रिलीफ फंड में दिया है। उधर डीजीपी ऑफिस के एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में कहा गया है कि पंजाब पुलिस न केवल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए बल्कि प्रभावित लोगों की पीड़ा को कम करने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने बाढ़ से जूझ रहे पंजाब और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस सहायता राशि का उद्देश्य इस आपदा स्थिति में प्रभावित परिवारों की मदद और राहत व बचाव कार्यों को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की ओर से पंजाब के सीएम भगवंत मान और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला को लिखे पत्र में कहा है कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में हरियाणा सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि पीड़ितों की मदद और सहायता के लिए उनकी सरकार हर संभव सहयोग देने को तैयार है। इस बारे में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इन फंडों का इस्तेमाल राहत एवं पुनर्वास कार्यों को सशक्त बनाने में किया जाएगा। इस प्रयास को पड़ोसी राज्यों के साथ एकता, सहयोग और हमदर्दी के तौर पर देखा जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र की ओर से भी जल्द ही अलग से आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाएगी। हरियाणा प्रदेश में भी और पंजाब प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तरी राज्य जितने भी हैं, इनमें पिछले काफी समय से वर्षा काफी हो रही है। बहुत इलाकों में पानी भर गया, बाढ़ आ गई है और मैं समझता हूँ शायद पिछले 40 वर्ष का ये रिकॉर्ड टूटा है। और ऐसे अवसर पर सब लोगों का एक दायित्व बनता है, चाहे वो सरकारें हों, चाहे संस्थाएं हों, कि आम जनता की सहायता के लिए सब आगे आए। बहुत सी एनजीओ उसमें लग गई हैं, बहुत सी संस्थाएं लग गई हैं, सरकारें भी अपने तौर पर कर रही हैं। कल मैं पंजाब के कुछ क्षेत्र में गया था, मुझे पता लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान वहाँ हो रहा है। और आज हरियाणा सरकार की ओर से जो अभी मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो दोनों प्रदेशों को, पंजाब को और जम्मू कश्मीर को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता हरियाणा सरकार ने आज भेजने का फैसला किया। शाम तक वो पैसे पहुंच जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 3 दिवसीय भारत दौरे पर आए सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्वास्थ्य और संपर्क क्षेत्र में व्यापक रणनीति साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने इन क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि लॉरेंस वोंग की यात्रा भारत और सिंगापुर कूटनीतिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर हो रही है। सिंगापुर की ओर से परिवहन एवं वरिष्ठ वित्त राज्य मंत्री जेफरी सियो और विदेश मामलों और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गण सियो हुवांग भी बैठक में शामिल हुई। चर्चा व्यापार एवं निवेश, वित्तीय प्रौद्योगिकी, कौशल विकास, स्थिरता, स्वास्थ्य सेवा और कनेक्टिविटी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर केंद्रित रही। दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। उधर सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ फिर से मिलकर खुशी हुई। हमने हाल ही में आयोजित तीसरे एसडीए मंत्री
स्तरीय गोलमेज सम्मेलन के परिणामों और सीमा पार डेटा प्रवाह और पूंजी बाजार में सहयोग करने पर चर्चा की। इससे पहले नई दिल्ली पहुंचने पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लॉरेंस वोंग का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री वोंग कल द्विपक्षीय चर्चा करेंगे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। चंडीगढ़ पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी क्राइम जसबीर सिंह ने कल एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि 30 अगस्त को उनकी टीम को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सेक्टर 43 से बलजीत सिंह उर्फ बाबा को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पूछताछ में बलजीत सिंह के साथियों परविंदर पाल सिंह उर्फ मिड्डा और मनदीप सिंह उर्फ मंडी के नाम सामने आए। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 255 ग्राम से ज्यादा हेरोइन, 1 देसी कट्टा, कारतूस और कार बरामद की है। पुलिस ने बताया कि ये गिरोह अमेरिका से ड्रग्स मंगवाता था। आरोपी बलजीत सिंह अमेरिका में पकड़े गए जसमीत उर्फ लक्की के संपर्क में था। ये लोग तय जगहों पर ड्रग्स की डिलीवरी करते थे और नगद भुगतान के बाद खेप सौंपते थे। एसपी क्राइम ने बताया कि बलजीत सिंह पर हत्या, डकैती, अवैध हथियार और तस्करी के 8 मामले दर्ज हैं। वहीं MBA पास मिड्डा पर NDPS व दुष्कर्म के केस दर्ज हैं। तीसरा आरोपी मंडी नशे का आदी है और 1.5 साल से तस्करी में सक्रिय था। इंटरस्टेट गैंग को बस्ट किया है, जिसमें टोटल 3 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया है और उनसे तीनों से 255 ग्राम 255 ग्राम हेरोइन और एक वेपन भी इसमें रिकवर हुआ है। ये इनिशियल इसमें अरेस्ट थी बलजीत सिंह अलियास बाबा, उससे 109 ग्राम हेरोइन रिकवर हुई थी और उससे फिर जब पूछताछ की तो उसने बताया कि ये पहले भी इस टाइप के केसेस में इन्वॉल्व रहा है। कृषि और जैव प्रसंस्करण क्षेत्रों में उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए मोहाली स्थित ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान में आज बायो E3 कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर पंजाब के विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण विभाग के सचिव प्रियांक भारती ने कहा कि जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पंजाब में अपार संभावनाएं रही हैं। उन्होंने कहा कि बायो E3 को लेकर भारत सरकार की नई नीति से पंजाब को इसका बेहद फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि बायो E3 नीति अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के लिए जैव प्रौद्योगिकी युवाओं को सशक्त बनाने, रोजगार, किसानों की आय बढ़ाने और जैव अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही मेक इन इंडिया और विकसित भारत जैव राष्ट्रीय अभियानों में योगदान देने के लिए तैयार की गई है। इस मौके पर DBT सचिव प्रोफेसर राजेश घोखले ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बायो E3 के राष्ट्रीय प्रभाव के लिए अपना दृष्टिकोण साझा किया। वहीं ब्रिक्स नाबी के कार्यकारी निदेशक प्रोफेसर अश्वनी पारिक ने कहा कि PBTI जल्द ही पंजाब के लिए बायो E3 सेल की मेजबानी करेगा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਟ ਤੇ ਪੈਡੀ ਦੀਆਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਇਓ E3 ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਓ E3 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇदेमंद ਹੋਏਗੀ। पंजाब यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के चुनाव में एक बार फिर नौरा मृत्युंजय ग्रुप ने 29 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। कुल 604 वोटों में से 563 वोटर्स ने मतदान किया। तिकोने मुकाबले में नौरा मृत्युंजय ग्रुप ने 9वीं बार परचम लहराया है। परवीन गोयल ग्रुप और अशोक कुमार ग्रुप भी मैदान में थे, लेकिन एक बार फिर टीचर्स ने नौरा मृत्युंजय ग्रुप पर भरोसा जताया। इसके बाद दूसरे ग्रुप ने आपत्ति दर्ज कराई थी और रिकाउंटिंग करवाने की बात भी की। अमरजीत नौरा एक बार फिर प्रधान पद पर काबिज हुए हैं। वहीं मृत्युंजय कुमार ने अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्ट को छोड़कर ग्रुप ने सभी पदों पर जीत दर्ज की है।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनरल सचिव तरुण चुघ ने राज्य में अमन कानून की स्थिति को लेकर फिर सवाल उठाए हैं। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि सितंबर 2022 में आपके विधायक हरदीप सिंह पठान माजरा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई थी, परंतु भगवंत मान सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। जैसे ही उन्होंने मुख्यमंत्री और दिल्ली से आए आप नेताओं की आलोचना की तो पंजाब पुलिस ने विधायक को गिरफ्तार तो कर लिया, परंतु कुछ घंटों के बाद वहीं पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। भाजपा नेता ने कहा कि जनता द्वारा चुने गए सरकार के नुमाइंदे पुलिस पर गोलियां चलाकर भाग रहे हैं। पंजाब की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।